हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए बेटा, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को। अब आज मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो रशियन रेवोल्यूशन हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या इंडियन रेवोल्यूशन हो, कहीं का भी रेवोल्यूशन हो, ये 5 कॉजेज मेन होते हैं, याद रखिएगा। ये 5 मेन कॉजेज होते हैं। पहला इकोनॉमिकल कॉज, दूसरा पॉलिटिकल कॉज, तीसरा सोशल कॉज, चौथा रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल और पांचवा इमीडिएट कॉज। ध्यान रखिएगा, बस यही 5 कॉज होते हैं कहीं भी रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, या जहां भी रिवॉल्यूशन हुआ हो वहां पे यही 5 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वन बाय वन सभी को समझेंगे कि क्या है ये, रशिया में कैसे इन लोगों ने रोल प्ले किया, इकोनॉमिकल कॉज ने कैसे रोल प्ले किया, पॉलिटिकल कॉज ने कैसे रोल प्ले किया, सोशल कॉज ने कैसे रोल प्ले किया। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल कॉज के बारे में समझते हैं। इकोनॉमिकल कॉजेज मतलब आर्थिक रूप से स्थिति कैसी थी रशिया की, लोगों की वहां की स्थिति कैसे थी। तो इसके लिए समझिए बेटा, वहां की एग्रीकल्चर जो थी, आप पहले ये समझ लीजिए, रशिया एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करता था। किस तरह की इकोनॉमी हुआ करता था बेटा? एग्रेरियन इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा ये बात। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड हुआ करती थी किस पे? एग्रीकल्चर पे। मतलब उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू या सोर्स ऑफ अर्निंग जो थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर था। ध्यान रखिएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर था। मतलब जो भी वो कमाएंगे वो किससे कमाएंगे? खेती से ही। तो खेती में जो उगाएंगे उसी को जो बेचेंगे तो वही, उसी से जो अर्निंग आएगी वही उनकी इनकम है। अब ये जो एग्रीकल्चर है वो मेनली फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर हुआ करती थी। किसके अंडर? फ्यूडल लॉर्ड्स। जैसे अपने यहाँ जमींदार हुआ करते थे, जमींदारी तो सारी खेती करवाते थे पहले समय में, वैसा ही कुछ रशिया में था कि जमींदार तो नहीं, वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह जिसमें बात की जाती है, वो डेवलप हो रहा था, बहुत तेजी से अभी डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड की बात हो रही बेटा, ठीक है। तो इन दो सेक्टर्स ने, एग्रीकल्चर में जो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम है और सेकेंडरी सेक्टर जो डेवलप हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं दो बहुत बड़ी चीजें डेवलप की, दो बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। वो दो समस्याएं कौन कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेटा? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। और जार निकोलस सेकंड ने इसी समय क्या एक डिसाइड किया बेटा कि इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारा रशिया पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा जार निकोलस सेकंड ने डिसाइड कर लिया, बिना जनता से पूछे। जनता के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जनता भुखमरी से गुजर रही है, गरीबी से गुजर रही है, और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में जार निकोलस सेकंड ने डिसाइड कर लिया कि रशिया पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इससे इकोनॉमिकल कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। अब खुद ही सोचिए, आपके पास अगर खाने पीने की व्यवस्था ही ना हो तो आप वॉर में लड़ने क्या करने जाओगे? वॉर में लड़ पाएंगे आप? और उसका रीजन यही था कि एग्रीकल्चर जो था फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर था, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है मनमाने तरीके से जो है अत्याचार करते थे किसानों के ऊपर, उन्हें सही से कुछ भी लेने नहीं देते थे जो भी उगाते थे वो। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटर वेजेस वगैरह नहीं मिलते थे, वर्कर्स को ठोक दिया जाता था, 18-18 20-20 घंटे काम करने पे मजबूर किया जाता था उन्हें। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिकल कॉजेस के बाद डिजास्टर्स देखिए, 2016 में क्या, सॉरी 1916 में एक घटना घटी। वो क्या घटना घटी है समझिए। आपको वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड सभी को याद होगा, आई होप, 1914 से लेकर 1918 तक। कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो देखिए 1916 इसी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो वेस्टर्न रशिया है उसको जर्मनी ने ऑक्युपाई कर दिया। एक मिनट जरा सा आप मैप पे देख लीजिए, उसके बाद आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जरा सा वेट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये रहा रशिया का मैप। अब इसमें के रीजन्स कुछ देखिए जरा सा आप सभी लोग। अगर आप लोग ध्यान से देखें, वेस्टर्न रीजन ये देख रहे हैं, फार ईस्टर्न रीजन, ये इधर साइबेरिया का रीजन है। ये पूरा का पूरा साल के 12 महीने जमा रहता है, फ्रिज रहता है, फ्रोजन जोन में बना रहता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सवाल आता है, इधर देखिए, ये रहा यूराल जहां पे लिखा है, यहीं पे यूराल माउंटेन रेंज है। इसके तरफ आ जाता है रशिया, तो ये जो है आपके यूरोप का पार्ट बन जाता है, और इसके इस तरफ का पार्ट रशिया का जो है एशिया का पार्ट रहता है। आई होप ये सभी को पता होगा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। जिनको नहीं पता फर्स्ट लेक्चर जाके जरूर देख लें। ठीक है, तो जो भी
रशिया की एग्रीकल्चर थी, जितने भी वर्क होते थे वो सब, जितनी भी पॉपुलेशन थी वो सब किधर की तरफ थी बेटा? वेस्टर्न रशिया की तरफ थी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इसी पॉपुलेशन यहीं पे थी रशिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, ये रीजन आप लोग देख रहे हैं, जो ये रीजन है इसी में रशिया की पॉपुलेशन मैक्सिमम रहा करती थी। यहीं पे सारी एक्टिविटीज होती थी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो, सब यहीं की यहीं होती थी। इधर के साइड कुछ भी नहीं, इधर देख रहे पूरा का पूरा ठंडा प्रदेश है, हमेशा साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ भी पूरी 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 बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहां भी कुछ नहीं कर सकते आप, कोल्ड डेजर्ट टाइप का रीजन है ये। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी रीजन को, जो यूराल के इधर वाला रीजन है, जो रशिया का सबसे मोस्ट मतलब प्रॉस्पेरस रीजन है, उसी को जर्मनी ने 1916 में कैप्चर कर लिया। सारी खेती बाड़ी जहां पे होती थी वो सारा का सारा रीजन क्या किया? कैप्चर कर लिया। अब रशिया के पास कुछ भी नहीं रह गया। आप बताओ इधर क्या है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ तो है, बस यही वाला रीजन है रशिया के पास। और यहाँ पे सिर्फ लोगों के पास ना खाने के लिए होगा ना पीने के लिए होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। आई होप सभी को इकोनॉमिकल कंडीशन यहाँ की समझ में आ रही होगी। आप खुद सोचो, आपका प्रॉस्पेरस रीजन अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपके पास कुछ बचा? ये वाला रीजन पूरा का पूरा रशिया ने कैप्चर, जर्मनी ने कैप्चर कर लिया है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अपने कंटेंट पे आते हैं। तो 1916 का डिजास्टर यही था कि जर्मनी ने रशिया के वेस्टर्न पार्ट पे कैप्चर कर लिया। जो जहां पे इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर होता था, वो सब का सब किसके कंट्रोल में आ गया? जर्मनी कंट्रोल में आ गया। ये जरूर याद रखिएगा, ये लास्ट में स्टोरी को लिंक करने के काम आएगा कि वेस्टर्न रशिया किसके कंट्रोल में था? जर्मनी के, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पे। इससे क्या हुआ? हर तरफ फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, और लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। इसी ने क्या लिया? इसी इकोनॉमिकल क्राइसिस ने क्या? पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर दी। मतलब इन्हीं आर्थिक समस्याओं ने राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। ये बात समझ में आएगी नहीं सभी को? अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस क्या थी? जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया, पॉलिटिकल ऑर्डर पूरा का पूरा खराब हो गया। ठीक है, और रूलर तो वैसे भी मतलब रूलर इनकम्पिटेंट था। रीजन इसका बेटा, उसके पास एडवाइजर अच्छे नहीं थे। जैसे अकबर को महान किंग क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास बेस्ट से बेस्ट एडवाइजर थे उसके कोर्ट में। बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, इनके जैसे जो एडवाइजर थे वो जो है सलाह देते थे भी अकबर को, तभी तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे चलता था। तो कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके पास एडवाइजर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो देश डूब जाएगा। तो इन राजा के पास जो एडवाइजर था वो था रासपुतिन। कौन था? रासपुतिन एक मजिशियन था, ये जादू दिखाने वाला, जो सड़कों पर जादू वादू दिखाता है, आप लोग देखते हो, वैसा ही कुछ ये रासपुतिन था, ध्यान रखना बेटा। तो ये क्या करता था? अब जो भी एडवाइजर होता है उसका काम होता है देश के लिए मतलब एडवाइस करना कि क्या देश का अच्छा है, क्या देश के लिए खराब है। और इस रासपुतिन ने बल्कि उल्टा कोर्ट में राजा रानी का बस मतलब वही मजिशियन शो दिखाकर बस काम चलाता था, दिल बहलाता था लोगों को, राजा रानी को खुश रखता था। ठीक है, तो इसके कारण पॉलिटिकल क्राइसिस आई, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला ही नहीं बचा ना बेटा। राजा तो अपने आप में बिजी, इधर अपनी वाइफ के साथ रासपुतिन के शोज को देखने में। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए सोशल क्राइसिस क्या है। सोशल क्राइसिस ये थी, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। किसके द्वारा? कैपिटलिस्टिक के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा उनसे काम करवाया जा रहा था, 18-18, 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, टैक्स पेइंग सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिली थी गवर्नमेंट में। जैसे आपने फ्रांस का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो सभी को याद होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, याद है सभी को? तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट टैक्स पे नहीं करते थे, तो ये परसेंटेज में भी बहुत कम थे। थर्ड स्टेट जो टैक्स पे करता था उसका गवर्नमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, याद है सभी को? उसी तरह से यहां भी है, टैक्स पेइंग सेक्शन कौन सा है? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में, और फार्मर्स जो थे वो फ्यूडल सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंग सफर कर रहे थे। ठीक है, तो ये सोशल कंडीशन थी जिसके कारण रिवोल्यूशन होना ही होना था, सब परेशान है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक की चीजें आई होप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि रशियन रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या थे।
ठीक है। और अब इसके बाद रोल कौन प्ले करेगा बेटा? इंटेलेक्चुअल्स रोल प्ले करेंगे, लोगों के बीच में आइडियोलॉजीज फैलाएंगे कि भाई रिवोल्ट करना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद एक इमीडिएट कॉज क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस जार का इनकम्पिटिटिवनेस नेचर या जार का कोई भी सही से एक्शन न ले रहा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो नोट्स अपने बनाइए इसके, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।